हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल सेट 2 कराने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट 1 करा दिए हैं। यह हमारा सेट 2 का वीडियो है। ओके, अगर आपने 5 सेट कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 500 प्रश्न तैयार हो जाएगा। एक सेट में आपका 100 प्रश्न है, तो अगर 5 सेट लगाते हो तो आपका 500 प्रश्न यानी 500 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको 50 प्रश्न ही आएगा, यानी 100 में से 50 बनाना है। तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर भी प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर 500 आप तैयारी कर ले तो अच्छे से। तो आपसे यही कहूँगा कि ये 5 के पाँचों सेट आप ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नगर योजना। क्योंकि जो नगर योजना था ना हड़प्पा में, वो क्या था कि हड़प्पा के दौरान यानी कि बस्तियों को एक गड्ढे और निचले शहर में विभाजन किया था। हड़प्पा से जो सभ्यता था वो एक गड्ढा बना के, यानी कि एक निचला शहर यानी ऊंचा से नीचा बना के एक गड्ढे प्रकार का बनाया था। अगर आपने फ़ोटो देखा होगा हड़प्पा सभ्यता का तो आपको पता होगा कि एक गड्ढे टाइप का वो लोग शहर बनाते थे। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थे सबसे अधिक। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण विशेषता तो है ही, उसकी कला भी है और पशुपालन भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नगर योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों, यानी कौन शासन करता था? ऑप्शन है किसान, व्यापारी, अधिकारी या पशुपालन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अमीर होगा वही शासन करेगा ना। तो सबसे ज़्यादा अमीर तो व्यापारी लोग थे उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि व्यापारी लोग ही शासन करते थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। हड़प्पा सभ्यता किस तरह ख़त्म हुआ, इसका पतन कैसे हुआ? ऑप्शन है बाह्य आक्रमण यानी बाहर से आक्रमण करना, या भूकंप, या फिर बाढ़, या फिर उपयोग में से सभी यानी सभी का। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण है, इनमें से सभी को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले खुदाई की गई थी वो किस जगह पे की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा में। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लास किया होगा हमारे चैनल पे तो आपको पता होगा, उसमें काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिले। जो बंदरगाह जो मिले वो कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोथल। और लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। ठीक है, टकसाल क्या होता है? मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान होता था, यानी कि बोले तो जो कि टैक्स लिया करता था किसी से। ठीक है, तो ये कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणियाध्यक्ष। ठीक है, पाणियाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जो मौर्य वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आपका था पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन जो कि मौर्यकालीन का राज्य था कलिंग, वो कहाँ स्थित था? तो वो आपका था उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में समहर्ता कौन था। मौर्यकालीन प्रशासन में समहर्ता कौन था? ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन का समहर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते कि भूमि स्वराज विभाग के प्रभारी। ठीक है, वही क्या थे? तो समहर्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में ब्राह्मण दे क्या था, यानी जो ब्राह्मण को देते थे वो क्या देते थे? ठीक है, पशुदान, या धन दान, या भूमि दान, या कृषि दान। देखिए ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ करना या पूजा पाठ करना, और इनको दान के रूप में भूमि दिया जाता। ठीक है, भूमि दिया जाता था दान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म, यहाँ पे धर्म होना चाहिए, धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। अशोक के पुत्र और पुत्री को, यानी जो अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था, तो श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और किस धर्म को प्रचार के लिए गया था, तो बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मौर्य वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश का। और इसका जो स्थापक था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बन गया, यानी किसने उसको, किसके प्रभाव से बौद्ध बना था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त। इस सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज, आप लोग जरूर से देखिएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तोबली। यहाँ लिखा है लेकिन ये गलत होगा, तोबली नहीं बल्कि तोसाली होगा। ठीक है, तोसाली या फिर तोसली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोसली। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। इनका जन्म यहीं पे माना जाता है, जो कि वर्तमान में कुसुम नगर में इसका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी पटना के रूप में जाने जाते हैं उसको। ठीक है, तभी वो पटना में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। भारत में जो प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, देखिए ऑप्शन नंबर वैदिक काल, हड़प्पा काल या फिर गुप्त काल या मौर्य काल। जो आप लोग पढ़े होंगे हड़प्पा का सभ्यता, तो क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो नगर का जो शुरुआत था वो यहाँ से हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हड़प्पा काल से ही नगरीकरण का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता रहस्य किसकी रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपका 100 में से कितना सही हुआ, आप लोग कितने प्रश्न का आंसर पहले से आपको पता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता के महत्व पर किसके विचार व्यक्त किए गए। देखिए गीता रहस्य का लेखक था बाल गंगाधर तिलक, और इसके ऊपर विचार जो किए वो कौन कौन से व्यक्ति थे। ऑप्शन महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों ने मिलकर इनके ऊपर विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो मनुस्मृति के रचयिता खुद मनु थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मनु। ओके, नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास ने। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। जो प्राचीन महाकाव्य है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारा ये रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण और महाभारत ये दोनों प्राचीन महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगर विवाह के बारे में पूछे किसी तरह का प्रश्न आए तो आप 8 ही मारना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। जो पहली बार जो सारनाथ में उपदेश दिया गया उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तक। धर्मचक्र प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। त्रिपिटक एक क्या है, ग्रंथ है, उनमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम्य पिटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट है इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य, अगर बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो आपका हो जाएगा आनंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से
किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? 26 नंबर कहता है कि हीनयान और महायान जो कि बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बट गया, वो उस समय कौन शासन कर रहा था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ये 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहलाता है? बुद्ध जो घर को त्यागे थे उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं महाभिष्कर्मण। ठीक है, महाभिष्कर्मण, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बौद्ध धर्म में अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और घर को त्यागना कहते हैं महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध जो कि गौतम बुद्ध थे वो क्या किया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, तो वो कहाँ पे किया था? तो सारनाथ में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? आईने अकबरी खुद 5 भागों में बांटा है और उसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अबुल फजल। और अबुल फजल ने आईने अकबरी की भी रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर या तुजक ए बाबरी के रचना कौन थे? जो कि बाबर नामा का ग्रंथ जो खुद बाबर ने ही लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके समृद्धि में किया गया था? समृद्धि बोले तो किसी के याद में करवाना समृद्धि कराता। ठीक है, तो जी कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बाबर ने, अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि सुधार संबंधी जब्दी प्रथा किसकी देन है? तो ये भी हमारा टोडरमल का देन है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट है। टोडरमल कौन था? तो ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से प्रश्न देखिए, पहला 35 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर को कहाँ पे दफनाया गया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 36 नंबर का प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपका अमरकोटा या फिर बोले तो उमेरकोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 2 प्रकार के लिखते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था कि ये गैर कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये अकबर ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने। देखिए, झरोखा का मतलब होता है कि महल के जो बालकनी होते हैं उस पर सभी जनता को बुला के संबोधित करना, उसके बारे में किसी के बारे में बात करना, इसी को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, संगीत को ही बंद करवा दिया, बैन लगा दिया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा 40 का, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को संगीत पसंद नहीं था और आज के ज़माने में, आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति बिना संगीत म्यूजिक के नहीं रह सकता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो संबंधित है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है विजयनगर की यात्रा पर आने वाले पहला विदेशी यात्री कौन था? जो विजयनगर की यात्रा पर आए थे पहला विदेशी यात्री वो थे आपका निकोली कोंटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है हम्पी और यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसको जो घोषित किया गया था वो किया गया था 1876 में। 43 का हो जाएगा आपका राइट आंसर।
सॉरी 1800 नहीं 1986 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपको क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हल्का सा साफ से दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गुलबर्ग। गुलबर्ग क्या थी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। और इसकी अगर दूसरी राजधानी पूछे तो आगा विदर हो जाएगा। आपके अगर प्रश्न पूछे कि बहमनी की प्रथम राजधानी कहाँ थी तो वो आपका गुलबर्ग था, और दूसरी राजधानी पूछे तो वो आपका विदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तालीकोटा या राक्षसगढ़ी का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा या राक्षसगढ़ी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता था, जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसको कहते थे खानकाह। खानकाह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था। जो सूफी लोग गुरु होते थे उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पीर कहते थे। और सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहते थे, तो शिष्य को कहते थे मुदीर। मुदीर कहते थे। ठीक है, शिष्य को मुदीर और गुरु को पीर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है और इसमें पूरा हिस्ट्री यानी कि मिला के है। टोटल हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं सभी के चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव इसमें मिक्स है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के स्थापक कौन थे। किसने चिश्ती का स्थापना किया था, चिश्ती सिलसिला का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 49 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो पटना में जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण जो कराया गया था वो आपका शाहजहाँ ने करवाया था। ओके, शाहजहाँ ने। और किसके याद में करवाया गया था, किसके लिए बनवाया था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिए थे। यानी तीर्थ यात्रा मतलब किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा कहलाता था। तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था कब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1563 में। 1563 में फिर इनको स्टार्ट भी कर दिया गया था, फिर बैन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर है हमारा कि अकबर के जर्जिया कर कब समाप्त कर दिया गया था। देखिए 53 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर का जर्जिया कर कब समाप्त किया गया था। जर्जिया कर का मतलब होता है कि जो गैर मुसलमानों थे उनको टैक्स देना पड़ता था सालाना। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया था कब, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1564 ईस्वी में। और इनको फिर से अगले वर्ष लागू कर दिया था, फिर से इनको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दामिन एक को क्या था। क्या ये एक भूमि है या तलवार है या जानवर है या सैनिक है। ठीक है, जो ये दामिन एक को है आपका ये भूमि है, एक ज़मीन का नाम है जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर से लेकर राजमहल तक, अगर भागलपुर ज़िला के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि भागलपुर से लेकर राजमहल, जो कि राजमहल शायद झारखंड में पड़ता है, ये बीच के जो रास्ता थे दूरी मतलब जगह थी उनको ही कहते थे दामिन एक को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन भागलपुर से हैं और किस जगह से हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, दास प्रथा मतलब किसी भी व्यक्ति को कैद करके रखना, उससे काम करवाना, किसी को बेच देना, यानी कि दास को यानी कि नौकर के तौर पर। ठीक है, तो ये किसने समाप्त किया था, तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट है दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है किससे, तो यह आपका अकबर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस पुस्तक के अगर लेखक पूछे कि दीन ए इलाही किसकी लेखन है, किसने लिखा है, तो आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक शहर की नींव डाली सम्मान के लिए रखी थी। जो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके लिए सम्मान में रखी थी। ठीक है, किसके लिए रखी थी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, सलीम चिश्ती के लिए। अकबर ने सलीम चिश्ती के लिए एक शहर का नींव डाली था। ठीक है ना, सम्मान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से
58 नंबर प्रश्न कहता है कि मुग़ल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, यानी कि वो राज पर कब बैठे थे, गद्दी पर कब बैठे थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। ओके, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्त माल्यादा। और एक इसकी रचना है जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा एक और इसकी रचना है जिसको हम कहते हैं क्या, जमावती कल्याण। ठीक है, जमावती कल्याण के नाम से भी आता है कभी कभी। अगर ये नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है आपका मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रयोग प्रवेश द्वार को क्या कहते थे। जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे उसके प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे आपका गोपुरम ही कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महान शासक थे वो थे आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपका हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और कब किया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का किस वंश के थे। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए होगा संगम वंश के। ये दोनों संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, यानी कि स्थापना की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलवार संत किसके उपासक थे। जो अलवार संत थे वो किसके उपासक थे, किसकी पूजा करते थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी विष्णु जी के। अगर वहीं नया नार संत की बात करें तो ये शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, उपासना करते थे शिव जी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे वो किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे, तो वो थे आपका चिश्ती सिलसिला, चिश्ती। ठीक है, और इसकी स्थापना भी अगर पूछेगा कि थी चिश्ती की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, नेक्स्ट है रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य कौन थे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा। तो ये चारों क्या थे, जो कि रामानंद के शिष्य ही थे। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर की गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कबीर के उपदेशों का संग्रहण किस ग्रंथ में मिलता है। कबीर जी जो उपदेश है उसका संग्रहण किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है आपका विजयक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर विजयक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कबीर किस संत के शिष्य थे। कबीर जो संत थे किसके शिष्य थे, तो वो थे रामानंद के शिष्य। ओके, और रामानंद किसके शिष्य थे, तो वो थे राघवानंद के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब है जो कि लाखों का दान करता हो उसी को लाख बख्श कहते थे। ठीक है, तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा सुल्तान था जिन्होंने लाखों का दान करता था। ठीक है, देखिए लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, तो लाखों का दान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका लाखों का दान करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। जो इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जब भारत आया था तो उसने एक बुक लिखा था भारत के बारे में, इंडिया। ठीक है, उसी में वो जितने भी आए थे यानी यहाँ की प्रथा के बारे में लिखा था, यहाँ की खेती सारी व्यवस्था के बारे में लिखा था इस पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ आया था, तो वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था।
गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो आया था आपका फाहियान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है रूस में भारत विद्या का जनक किससे कहते हैं, तो उसको कहते हैं GS लिवदेव को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से, इसमें कुल 100 प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आपको कितना आंसर पता था पहले से। ओके एक तरह से आपका टेस्ट हो रहा है। देखिए 80वां प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता का जो पुस्तक था रेहला वो लिखा था आपका अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, यूनानी, हिब्रू या फिर सिरियाई संस्कृत। तो इसको यूनानी भाषा नहीं आता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है अलबरूनी भारत किस सदी में आया था। अलबरूनी जो आया था वो कौन सी सदी में आया था, तो वो आया था आपका 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो निवासी था वो मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था, दान में, कर में या फिर व्यापार में या दहेज में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दहेज में। देश हमारा दान में कोई और दे रहा किसी और को, दहेज में, दान में नहीं दहेज में दे रहा है, सोचिए। 85वां प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला है। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान की जो बोले तो कंपनी स्थापना करने का जो थी मिला था, सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो मिला था आपका गोलकुंडा में, गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है बंगाल में सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जो बंगाल में सोसाइटी की स्थापना की थी वो किसने की थी, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्योंकि वो वहाँ के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट है किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा, ठीक है, वेल्सी के, लॉर्ड वेल्सी, क्योंकि ये क्या था, गवर्नर थे वहाँ के और ये अपने आप को टाइगर कहते थे बंगाल के। नेक्स्ट है हमारे सहायक संधि का प्रणेता कौन था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेलेस्की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है कर्नावालिस कोड किस वर्ष बना। तो कर्नावालिस कोड बना था वो किस वर्ष बना था, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ओके नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था। जो 1857 का पहला सिपाही था वो था आपका मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। कानपुर में जो 1857 के जो नेता थे वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाना साहिब। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन का नियुक्ति किसने की थी, तो आपका 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पटना कॉलेज जो कि वर्तमान में पटना बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस यूरोपीय कंपनी का गोदाम था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डच का क्या था, एक गोदाम था जो कि अभी पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था आपका 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द दिया था और पाकिस्तान की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न कहते हैं कि 1942 ईस्वी में के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। जो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपका था राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, और जो लास्ट हमारा प्रश्न है एक, वो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद आपको पता भी होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 लेके, यानी मॉडल सेट 3 को लेकर। ठीक है।